गुड इवनिंग भाई सभी को। बेटे आपको याद होगा चैप्टर 1 जो है उसके कुछ और क्वेश्चंस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चैप्टर 1 हमने किया है सारे, और भी कुछ क्वेश्चंस देखे थे, लेकिन अभी कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, क्वेश्चंस हैं जिनको हमें देखना है, तो वो और मैं आज इस क्लास में कराने वाला हूँ आपको। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मुस्लिन। मुस्लिन क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर में चीजें नहीं पढ़ी होंगी हमने, लेकिन छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो हमें अलग से अभी थोड़ा सा क्वेश्चंस में कवर करना है, तो देख लीजिए। मुस्लिन क्या होता है, देखो, मुस्लिन इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट फैब्रिक, ठीक है। फैब्रिक होता है, एक बहुत फाइन फैब्रिक होता है, ठीक है, दैट आर अवेलेबल टुडे। इट इज द सॉफ्टेस्ट एंड प्योरेस्ट फैब्रिक अक्रॉस द ग्लोब। पूरी दुनिया में सबसे प्योर और समझ जो सॉफ्ट होता है ये जो आपका फैब्रिक है वो, ठीक है। ये जो है वो अपना, इसका नाम कहाँ से पड़ा, बहुत पुराना है ये, ठीक है, बहुत पुराना है। ब्रिटिश इंडियन पोर्ट जिसका नाम क्या है, मेसोलिस, ठीक है। एक ब्रिटिश इंडियन पोर्ट है जिसका नाम है, उससे ये मुस्लिन इसका नाम पड़ा है, ठीक है। तो ये फैब्रिक होता है बेसिकली एक तरह का, है ना। तो आप छोटी छोटी चीजें इनको अगर ध्यान रखोगे तो अच्छा है, ठीक है। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इनमें, तो बस ये है कि ठीक है आपको बताना होगा, अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि मुस्लिम क्या है, तो फैब्रिक होता है ये, ठीक है। आज के टाइम में अगर आप देखो तो, और सबसे सॉफ्ट और दुनिया का सबसे सॉफ्ट और सबसे प्योर फैब्रिक होता है ये, ठीक है, पूरी दुनिया में ये, बस और कुछ ज्यादा नहीं है। छोटी बातें, मतलब बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इन चीजों में, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमने पर कैपिटा इनकम के बारे में आपको याद है पढ़ा होगा, ठीक है। पर कैपिटा इनकम का जिक्र जरूर किया था। तो कुछ ऐसे नाम क्वेश्चन में पूछ रहा है जिन्होंने उस टाइम, ठीक है, उस टाइम जब अंग्रेज जो थे इंडिया में, उस टाइम पर कैपिटा इनकम कितनी थी इंडिया की, तो वो निकालने की कोशिश किस किसने की, ठीक है। सम इंडिविजुअल्स लाइक दादा भाई नारोजी, ठीक है, ये रहे। तो है आरसी देसाई, ठीक है, फ्रेंडले श्रीरास, ठीक है, फ्रेंडले श्रीरास जो भी है, ठीक है, एंड वी के आर वी राव। तो ये कुछ लोग थे जिन्होंने उस टाइम में पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करने की कोशिश की थी, है ना। किसी का भी नाम जो एमसीक्यू में डाल के पूछ ले, ठीक है, जैसे आरसी देसाई पूछ ले और 2-3 नाम और डाल दे, तो पर कैपिटा इनकम क्या इनमें से कौन थे जिन्होंने कैलकुलेट करने की कोशिश की थी, तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। मान लो एमसीक्यू के क्वेश्चन पूछ ले और 3 इसमें से 3 नाम दे दे मान लो, ठीक है, और चौथा किसी और का डाल दे, तो पूछेंगे कौन नहीं था। तो समझ रहे हो, इसलिए आपको चीजें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इन चीजों में, लेकिन हाँ छोटी सी बातें हैं, इसलिए लेकिन ध्यान रखोगे तो ज्यादा अच्छा है ना। ये डिटेलिंग वाली चीजें अगर इनको और अच्छे से याद कर लोगे तो एक एक 2-2 नंबर का कहीं मिस कर रहे होगे ना इस चैप्टर में, तो वो भी कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि जमींदारी सिस्टम के बारे में हमें जो इंडिया में था उसके बारे में लिखना है जरा, ठीक है, शॉर्ट नोट है। तो जमींदारी सिस्टम जो आपको पता है इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, किसने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में आपको पता है, लॉर्ड कॉर्नवेलिस, ठीक है, इन इंडिया। कब किया था, 1793, ठीक है, इस टाइम किया था। और उस टाइम क्या होता था, एक परमानेंट सेटलमेंट अकाउंट करके पीएसए होता था, ठीक है। उस अकाउंट के तहत, उस एक्ट के तहत इन्होंने, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, सॉरी, ठीक है, उसके तहत ये सब किया। तो इंट्रोड्यूस हुआ अलग अलग प्रांतों में, ठीक है। प्रोविंसीज का मतलब प्रांत होते हैं, ठीक है, जैसे वाराणसी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, अलग अलग जगहों पे ये उस टाइम शुरू हुआ, ठीक है। जमींदारी सिस्टम जो है उसको देखा गया, और जो मतलब क्या था इसमें कि जो मालिक है वो क्या करता है कि अपना हिस्सा जो है लेगा किससे, जिसकी जमीन पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, और वो जिसकी जमीन है वो आपसे मतलब कुछ अपना हिस्सा लेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो यही करती थी, ठीक है। तो इस तरह से ही बिजनेस उन्होंने बढ़ाया। और अगर इसके बारे में हम देखें तो जमींदारी सिस्टम में क्या हुआ, ठीक है, ब्रिटिश प्राइमरीली अडॉप्ट 3 टाइप्स ऑफ लैंड टेन्योर सिस्टम, ठीक है। 3 तरह के रेवेन्यू सिस्टम उन लोगों ने रखे उस टाइम, ठीक है। देखो जमींदारी सिस्टम में क्या था, ऑन एन एवरेज इट कवर्ड 19% ऑफ द टोटल एरिया अंडर द ब्रिटिश रूल। मतलब पूरा जो ब्रिटिश रूल था, ठीक है, लगभग 19-20% का जो क्षेत्र था, ठीक है, उसमें ये सिस्टम चालू लगता था, ठीक है, काम आता था। बनारस का हो गया NWFP, मतलब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, मतलब क्या है इसके बारे में बताते हैं अभी आपको। ये डिवीजन पूरा था, ठीक है। बिहार और बंगाल, इन सभी क्षेत्रों में जमींदारी सिस्टम चलता था ज्यादा। देखो जैसे ये इंडिया है अपना, ठीक है, ये इंडिया है। इंडिया से ये जो बंटवारा हो गया, पहले इंडिया यहाँ पूरा था, ठीक है, ये पाकिस्तान है आज के टाइम में, ठीक है। पाकिस्तान का ये जो क्षेत्र है ना MWFP है ये, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसकी बात कही गई है, ठीक है, पूरा डिवीजन जो है NWFP में आता है। ये आपका यहाँ कश्मीर लगता है, पूरा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। यहाँ पीओके यहीं कहीं, मतलब यहाँ पीओके वाला पोर्शन है। तो ये सब चीजें, ठीक है, यहाँ पर है।
मतलब आपको मैं और थोड़ा सा क्लियरिटी दूं तो जो इंडिया है और जो पाकिस्तान है, ये जो पंजाब स्टेट था, ठीक है, ये जो पंजाब स्टेट जब बटा है तो वो उसके पास का एकदम क्षेत्र है ये, ठीक है, वो पूरा डिवीजन, वो अलग वो जगहों को मिलाकर ये पूरा बनता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर कोई शहर या जगह नहीं है ये, ठीक है, वो पूरा क्षेत्र है, ठीक है, वहां पर ये अपना जमींदारी सिस्टम की बातें होती थी, ठीक है, ठीक है, तो ये सब बातें यहाँ पर। नेक्स्ट था अपना, ठीक है, रेतवारी सिस्टम। इसमें क्या था, इट कवर्ड अबाउट 51% ऑफ द एरिया अंडर द ब्रिटिश रूल, मतलब आधा देश जो है उसमें ये सिस्टम चलता था, ठीक है, मद्रास, बॉम्बे एंड असम, ठीक है, ये जो क्षेत्र थे उसमें ये आपका ये वाला पोर्शन जो है उसमें ये सिस्टम चलता था, रेवेन्यू सिस्टम ये लागू होता था, ठीक है, तो लगभग 51%, मतलब समझ रहे हो, आधे से ज्यादा ही कह सकते हो आप। फिर है आपका दूसरा, ठीक है, दो तो हो गए अपने यहाँ, ठीक है, इन दोनों के अलावा एक और जो था, जो लगभग 30% का एरिया इसने कवर कर रखा था, देखो, मतलब 19 प्लस 51 प्लस 30 तो 100% हो गया, ठीक है, ये तीन अलग अलग तरह के सिस्टम थे जो उस टाइम जो है अपने चल रहे थे, ठीक है, और अलग अलग मतलब समझ रहे हो, अलग अलग प्रांत, अलग अलग क्षेत्र, उन सभी में ये तीनों मिलाकर के रेवेन्यू सिस्टम चलते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका ये था महालवाड़ी, ठीक है, महालवाड़ी, हाँ, वो जो है, ठीक है, ये कौन कौन से एरिया कवर करता था, ठीक है, मेजर पार्ट ऑफ NWFP, इसी का कुछ हिस्सा ये आता था। सेंट्रल प्रोविंसीज, मतलब आपका राजस्थान, MP के आसपास वाला क्षेत्र समझता हूँ, ठीक है, पंजाब आप समझते हैं ये, और आपका ये इस तरह का जो क्षेत्र है, ठीक है, दिल्ली से थोड़ा सा इस तरफ का पहले का, ठीक है, ये सारा एरिया जो है इसमें आता था। तो ये तीन तरह के जो है आपके रेवेन्यू सिस्टम ब्रिटिशर्स ने उस टाइम बनाए थे जो चल रहे थे, ठीक है, और इन तीनों में मतलब पूरा 100% सिस्टम जो है कवर हो रहा था, है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, कुछ नहीं है, बस हमें क्वेश्चंस के बारे में समझना है, ठीक है, एक आइडिया लेते हुए चलना है। नेक्स्ट, स्विस कैनाल, ठीक है, उस टाइम बहुत सारी बनी, लेकिन हमें जिसके बारे में बात करना उस पर आएंगे। स्विस कैनाल जो है वो ओपन की गई कब, 1869 में, ठीक है, और भी इससे पहले बाद में हुई है, ठीक है, इजिप्ट वगैरह की है सब वो, लेकिन आपको नहीं उसके बारे में देखना है, ठीक है, जिसके मतलब ये जो है स्विस कैनाल बनाई किस लिए गई, इससे ये कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम कर देंगे, ठीक है, स्विस कैनाल मतलब समुद्र के रास्ते जो है, ठीक है, आप सामान को ले जा सको, तो इस तरह से आपको नहर जो होती है, ठीक है, कैनाल क्या नहर होती है, तो देख रहे हो इस तरह से बना दी जाती है, तो इससे ट्रांसपोर्टेशन आपको जहां तक जाना है, ठीक है, समुद्र के किनारे किनारे समुद्र के रास्ता बना दिया जाता है समुद्र से, ठीक है, और आप बीच में से शॉर्टकट करके ही बना सकते हो उसको, ठीक है, ये बनाया जाता है। तो इससे क्या होता है, देखो, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ब्रिटिश और इंडिया जो है इसको कनेक्ट करने के लिए बनाया गया 1969 में, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, स्विस कैनाल जो ओपन की गई 1869 में, ठीक है, 1869 में उसने क्या कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम कर दी, मतलब इंडिया से, यहाँ इंडिया है मान लो, यहाँ ब्रिटेन, ठीक है, इंग्लैंड है अपना, तो अपना क्या है, ठीक है, तो यहाँ और यहाँ मतलब सामान ले जाने लाने के लिए जो रास्ता है, ठीक है, वो इसके द्वारा फॉलो कर रहे हैं अब, ठीक है, एयर और वाटर वेज की जगह स्विस कैनाल से सामान जो है ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तो इससे कॉस्ट कम लगने लगी, तो ब्रिटिशर्स का इस तरह से फायदा हुआ, तो इस तरह से इन्होंने मतलब वो नहर बना दी, नहर नहीं मतलब बहुत बड़ी होती है हालांकि ये, ठीक है, लेकिन कैनाल तो नहर ही होती है, तो इसी तरीके, ठीक है, ये स्विस कैनाल के बारे में हमें समझना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच कंट्री डिड द आयरन सेंचुरी, सॉरी, ठीक है, इन विच सेंचुरी डिड द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बिगिन, कब शुरू हुई थी, 19, 17, 20, 14, तो याद रखना 20 सेंचुरी में हुई थी, बस इतनी सी बात है, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक आइडिया लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, देखो, नेम सम मॉडर्न इंडस्ट्रीज व्हिच वर इन ऑपरेशन इन आवर कंट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब ऐसी मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो आजादी के टाइम हमारे यहाँ काम करने लग गई थी, ठीक है, आजादी से पहले, मतलब जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था तभी, ठीक है, द टाटा आयरन स्टील कंपनी, टिस्को, ठीक है, शॉर्ट में TISCO, ये पूरा है, ठीक है, तो इंट्रोड्यूस कब हुई, अगस्त 1907,
समझ रहे हो, अगस्त 1907 में, ठीक है, तब से ये काम कर रही है और इस तरह से ये चली है, लगातार चली रही है फिर, ठीक है, काफी ज्यादा मतलब हेल्प किया है इसने टाटा कंपनी ने, ठीक है, हमारे कंट्री में, ठीक है। अब ये सबसे पहले कहाँ पर स्टेब्लिश हुई, सबसे पहला प्लांट इसका जमशेदपुर बिहार में हुआ, ठीक है, सबसे पहले जमशेदपुर बिहार में। उसके बाद some other industries which had their modest beginning after second world war, ठीक है, मतलब दूसरी जो विश्व युद्ध था, ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद शुगर, सीमेंट, केमिकल, पेपर इंडस्ट्री, ये सब भी जो है काफी सारी मतलब 1930 1940s के बाद में ये सब भी आने लग गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शॉर्ट नोट लिखना है मॉडर्न इंडस्ट्रीज पर। तो शॉर्ट नोट क्या है मॉडर्न इंडस्ट्रीज पर, देखो इंडस्ट्रीज ऑपरेट करना शुरू हो गई थी 1950s की बात हो रही है, ठीक है, ज्यादातर इंडस्ट्रीज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है, सेकेंड हाफ जो था 19th सेंचुरी। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ठीक है, सेकेंड हाफ 1850, ठीक है, कह सकते हो आप, ठीक है, 19th सेंचुरी से काम करने लग गई थी, ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है वो आ गई थी, जूट इंडस्ट्रीज आ गई थी कुछ कुछ, ठीक है, मतलब हाँ नहीं, ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ठीक है, जूट इंडस्ट्रीज, इसमें देखो कॉटन की बात करें तो these were mostly set up by Indians and were located in महाराष्ट्र एंड गुजरात, यहाँ इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा थी। जूट इंडस्ट्रीज जो है, ठीक है, वो काफी ज्यादा बंगाल और आपको पता है बांग्लादेश जो है उसमें, मतलब वो जो अपना जब पहले हिस्सा था, ठीक है, तो उसका जो पूरा पार्ट है, ठीक है, बांग्लादेश वाला वो अपना हिस्सा था, तो वहां जूट मतलब बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, मतलब एक्सपोर्ट होता है, बहुत फायदा होता है उस क्षेत्र से, ठीक है। देखो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में क्या सीन है, देखिए ये सेटअप हुई कब, बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, ठीक है। अब देखो 19th सेंचुरी मतलब 80 50s की बात हो रही है, ठीक है, और ये 20th सेंचुरी की बात हो रही है, मतलब कब 90s जब शुरू हो गया था, ठीक है, तो ये 20th सेंचुरी था, ठीक है, तो वो थोड़ा सा क्लियर रखना, आगे पीछे सिस्टम रहता ना, जैसे अभी 2000 चल रहा है तो ये 21st सेंचुरी है, ठीक है, 2000 चल रहा है ना, 2002 5 10 20, ठीक है, ये सब चीजें तो 21st सेंचुरी है, तो उस हिसाब से ध्यान रखना, ठीक है। तो 20th सेंचुरी में कौन सी आई, अपना ये आई 1907 में टिस्को, ठीक है, पहले ये थी, ठीक है, फिर ये आई, समझ रहे हो, और फिर तो धमाका हुआ ही, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा था। हालांकि 1930 1940 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही ज्यादा थोड़ा सा काम बढ़ना शुरू हुआ, उससे पहले तो प्राइवेट का कोई स्कोप था ही नहीं ज्यादा। शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट, पेपर, सब ये सब इसके बाद आई, ठीक है, और लेट आई, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, इसके बारे में भी देखा ही अपन, ये बस इतनी सी जानकारी है इसमें। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन क्या है, what was the twofold motive behind the systematic de-industrialization effect by the British in pre-independent India, भारत देश में डी इंडस्ट्री मतलब जो अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वगैरह चल भी रही थी, तो उनका सत्यानाश किसने किया, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे आके यहाँ पर काम शुरू किया। इनका मोटिव था कि इंडिया को ना, इंडिया का खुद का इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं बचना चाहिए, इंडिया ध्वस्त हो जाए जब, ठीक है, ट्रेड करने के मामले में, व्यापार इंडस्ट्रीज के मामले में, तो वो क्या करेगा, हमारे पास आएगा। लेकिन हमने धीरे धीरे करके फिर चीजें सुधार ली बाद में। तो देखो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, पहले ही सक्सेसफुल रहे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ने हमारी बर्बाद कर दी। ब्रिटिशर फॉलोड द पॉलिसी ऑफ सिस्टमेटिकली डी इंडस्ट्रियलाइजिंग इंडिया, ठीक है, पूरी इंडस्ट्रीज हमारी जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट की थी वो इन्होंने तबाह करी, ठीक है। The primary motive behind the de-industrialization by the British government was two-fold problem, ठीक है, मतलब two-fold था, दो कहानियां इसके पीछे, ठीक है। पहला, टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट्स, ठीक है, इंडिया से चीप रेट, क्या फ्री में ले जाते थे, चीप रेट लेकर रखा, ठीक है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इंडिया, कि इंडिया जो है किसी और को एक्सपोर्ट करके, समझ रहे हो, कमा ना सके, इसलिए वो चीप रेट पे ले जाते थे, तो एक तो ये करते थे, ठीक है। दूसरा, सेल करते थे इंडिया में ही, ठीक है, हायर प्राइस पर ब्रिटेन के मशीन मेड गुड्स, ठीक है, जिससे क्या होगा, इंडिया के लोग एक्सप्लॉइट कर, मतलब समझ रहे हो, यहाँ के लोगों के लिए रॉ मटेरियल बचता नहीं था, तो वहां से जो बन के आता था हमें वही खरीदना पड़ता था,
तो मतलब समझ रहे हो, डबल मात पड़ रही थी, डबल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ से फ्री में ले जा रहे हो, हमारे इलाके में महंगा बेच रहे हैं, ये वाली चीज थी। तो ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ जो और क्वेश्चंस थे, ठीक है, वो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के करा।